गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमंत ऑन नॉलेज लेशंस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे लॉकडाउन में बच्चों को, ताकि लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपना चैनल बनाया था नॉलेज नेशन, जिसके अंदर हम क्लास 10th के रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दे रहे हैं और आपको बीटेक से रिलेटेड, आपको अदर्स थिंग्स से रिलेटेड जैसे कि +2 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड, P+1 +2 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ आ रही हैं आपकी। तो सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी नए यूज़र्स हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई भी क्वेरी दिखे, किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक बार उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उनको पढ़ें और आपके कंसेप्ट्स को और अच्छे से बिल्डअप कर सकें और जो प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको रिजॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 10th की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी मैं इसमें पीछे करवा चुका हूं जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि ऐसे ही पार्ट्स में आएगा और कुछ पार्ट्स में ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। NCERT का चैप्टर नंबर 6 है और जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों बायोलॉजी से रिलेट करता है? क्योंकि बायोलॉजी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू साइंस दैट द स्टडी ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स इज नोन एज एन बायोलॉजी। जो लिविंग बीइंग्स की स्टडी होती है वो बायोलॉजी होती है। और लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे बेसिक फंक्शंस सोचे जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लिविंग बीइंग्स के लिए ताकि वह जीवित रह सके। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर ये प्रोसेस नहीं होंगे ना तो कोई भी लिविंग बीइंग्स जिंदा नहीं रह सकता। तो लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले तो इसी की डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? Life processes the basic functions. It is the process means our life processes क्या होते हैं? Basic functions होते हैं। The basic functions, I hope मार्कर नहीं चल रहा किस लिए जैसे, चलिए देखते हैं। The basic functions are performed by any living beings to maintain their life is known as a life process. Life processes means कोई भी लिविंग बीइंग्स होएगी, अगर वो कुछ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगी इट मीन्स वो डेड हो जाएगी। और ये प्रोसेस है कौन से? ये बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? हर लिविंग बीइंग्स कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इस चैप्टर में हम उन्हीं ही प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं ही बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी डेफिनेशन में एक नई तरीके से भी कहना चाहूँ, द बेसिक प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय एन लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज एन लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग बीइंग्स में कौन से आते हैं बच्चों? लिविंग बीइंग्स में हर वो चीज़ आती है जो टाइम के साथ साथ अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करती है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे लिविंग बीइंग्स में आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिविंग बीइंग्स में आ जाते हैं, एनिमल हमारे लिविंग बीइंग्स में आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हमारे लिविंग बीइंग्स में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें लिविंग बीइंग्स में आ जाती है। इसका कहने का मेरा फिर एक बात और यहाँ पे उठते हैं, अगर ये सभी चीज़ें लिविंग बीइंग्स में आ जाती है तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस या जो बेसिक फंक्शंस है, जो बेसिक प्रोसेसेस है, ये सभी भी परफॉर्म करते होंगे। हाँ जी बच्चों, ये सभी के सभी परफॉर्म करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का आपको पता चल गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख देता हूं मैं कौन सी प्रोसेसेस है ऐसी जो कि इंपॉर्टेंट है हर लिविंग बीइंग्स के लिए। जैसे कि शुरू करते हैं पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। रेस्पिरेशन से सांस ही होता है, वैसे रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही आपका रेस्पिरेशंस होता है और हर लिविंग बीइंग्स रेस्पिरेशंस प्रोसेस को फॉलो करता है।
ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस, जैसे कि और देख लीजिए एक्सक्रीटरी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मीन सर अगर ये सारी प्रोसेसेस ना हो ऐसे एंड सो ऑन ETC, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी प्रोसेसेस भी होंगी, लेकिन मेन कौन कौन सी प्रोसेस हैं, ये हमारी मेन प्रोसेसेस हैं जिनके बिना कोई भी लिविंग बीइंग्स अपने जीवित ही नहीं रह सकती। मतलब अगर किसी को लाइफ को मेंटेन करना है, अगर मैं हूँ, मैं अगर सांस लेना, अगर मेरी रेस्पिरेशंस प्रोसेस, सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो बच्चों मीन्स मेरा लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, मैं डेड हो जाऊंगा। तो लिविंग बीइंग्स और डेड में क्या चीज़ जरूरी है, एक कुछ प्रोसेसेस जरूरी हैं, और ये प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए एग्जांपल्स को और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशंस हम देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर कोई भी लिविंग बीइंग सांस नहीं लेती है तो वो डेड हो जाएगी, मतलब वो लाइफ प्रोसेस में नहीं रहेगी, उसकी लाइफ मेंटेन नहीं रहेगी। डाइजेस्टिव प्रोसेस, अगर कोई खा रहा है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है और उसका अच्छे से पच नहीं रहा है तो वो भी अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं या उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो बिना इसके भी हम लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात अगर मैं करूं तो जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, बॉडी, हर एक की बॉडी, हर लिविंग बीइंग्स की बॉडी जो होती है वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से थ्रू आउट कर देती है और वो इसी सिस्टम्स के जरिए करती है। अगर वो वेस्ट मटेरियल हमेशा बॉडी के अंदर ही रहता है तो वो उस बॉडी को या उस वहाँ की जगह को खराब कर देता है, वहाँ पे पॉइजन्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो लाइफ प्रोसेस वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है। ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम्स जो है आपका ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम से जाएगा, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आप जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी, ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पे, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम्स एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जब जाती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमने कुछ खाया, जो उनका पोषक तत्व है वो हमारे मसल्स में कैसे आया, जैसे कि हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन हमने माउथ के जरिए खाया तो वो स्टमक में आया हमारा, तो वो जो प्रोटीन है वो हमारी मसल्स में किसके थ्रू जाएगा, वो प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम्स के थ्रू जाएगा। और ये काम करता कौन है, ये काम हमारा ब्लड और लिम्स, बहुत सी चीज़ें होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ऐसी ही प्लांट्स के अंदर भी होती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा की जाती है। अगर हमारी ये भी अच्छे से वर्क ना करे तो हमारी लाइफ प्रोसेस अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है और जो लिविंग बीइंग्स होता है वो डेड हो जाता है। तो सीधी साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती है किसी भी लिविंग बीइंग्स के थ्रू अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा जब तक रहूंगा जब तक ये प्रोसेसेस अच्छे से चलती रहेंगी। आई होप आपको आज आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हमें क्या दिया हुआ है, मतलब कैसे चलेगा ये चैप्टर और कैसे है। तो अब हम आगे ये सारी की सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स और ये सभी। और सबसे पहले तो मैं डाइजेस्टिव प्रोसेस ही उठाऊंगा। कौन सा प्रोसेस उठाऊंगा बच्चों, डाइजेस्टिव प्रोसेस उठाऊंगा। डाइजेस्टिव प्रोसेस जब मैं उठाऊंगा, आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस को जब मैं लूंगा, दैट व्हाट इज डाइजेस्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस को उठाने से पहले, लेने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, व्हाट इज न्यूट्रिशन। एक बात लेना चाहूँगा मैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, मतलब कि न्यूट्रिशंस को हम क्या कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एन न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज एन न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस मतलब जो भी हमारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है या खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनको जो हमारी बॉडी
इनहेल करती है, जो हमारी बॉडी टेक करती है, हमारी बॉडी लेती है उनको और उनका यूज़ करती है हमारे मसल्स बिल्डअप के अंदर, हमारी ग्रोथ के अंदर, वो ही न्यूट्रिशंस कहलाता है। मतलब कि न्यूट्रिशंस होता क्या है, न्यूट्रिशंस बेसिकली प्रोसेस होती है किस चीज़ की, इनटेक ऑफ है ना न्यूट्रिएंट्स। क्या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स आर जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन हमारा जो होता है, फैट हमारा जो होते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको बेसिकली यूज़ करने की जो बेसिकली प्रोसेस न्यूट्रिशंस कहलाती है। तो ये चीज़ फॉर्मेशंस भी होती है। जो न्यूट्रिशंस है, देखो बच्चों, अभी इस चैप्टर में हम बेसिकली किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो हम सबको पता है कि सेल हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर और हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो एक टाइप के सेल से बने होते हैं। मैं दोबारा कह दूं कि हमारे पास कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन से, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास, और एक हमारे पास कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से ही बना होता है बच्चों। किससे, सिंगल सेल से। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिफरेंट काइंड के सेल से बना होता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात लूँ तो हमारा जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये जितने भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रोसेस हम मल्टी सेलुलर में और यूनिसेलुलर में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मल्टी सेलुलर में हम देखते हैं, हालांकि फोकस इस चैप्टर में किस पे किया गया है, इस चैप्टर में फोकस बेसिकली आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल में किया गया है। जैसे कि आप डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका प्लांट्स में किस तरीके से रहेगा, आपका एनिमल्स में किस तरीके से रहेगा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस एनिमल्स भी किस तरीके से रहेगा और प्लांट्स में किस तरीके से रहेगा। मोस्टली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। तो अच्छे से इसकी जो पढ़ाई एनिमल्स में होगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एनिमल्स में कैसे रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम से प्लांट्स में कैसे रहे, एनिमल में कैसे रहेगा। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरीके से रहता है। न्यूट्रिशंस को मैं आपको बता चुका हूं मल्टी सेलुलर के हिसाब से और यूनिसेलुलर के हिसाब से मैं आपको बता चुका। जो न्यूट्रिशंस है बेसिकली, न्यूट्रिशंस भी हमारे दो तरह के आ जाते हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो होता है हमारा कैसा, क्या चीज़, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारा दो तरीके से आ जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही है। और आपको अभी भी बता दूं, वीडियो आप पूरा देखिए, पूरी कंप्लीट कीजिए। जो हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है। कौन सी, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है हमारा, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखो, ऑटो से समझ में आ रहा है ना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेट्रो का मतलब होता है अदर पर्सन, अदर थिंग्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर, या एक से ज़्यादा, या वो खुद नहीं, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो खुद बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड, जो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है मतलब वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बनाता है। न्यूट्रिशंस का मतलब ही आपका खाना बनाना होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन अ फूड एंड द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एन न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो न्यूट्रिशंस क्या होता है, न्यूट्रिशंस खाना बनाने की एक प्रक्रिया ही होती है। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है आपका बेसिकली। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के अंदर आपके वो
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से या वो लिविंग बींग्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बच्चों अपना खाना खुद कौन बनाता है? जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो अपना खाना खुद किस प्रोसेस से बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बेसिकली अपना खाना बनाते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में किस तरीके से रहता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड, देखो ये खुद खाना बनाते हैं तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, अंडरस्टैंड, वो खुद खाता है। लेकिन जो हिरन है वो तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है ना। अगर प्लांट जो है सूखा हुआ होगा, अंडरस्टैंड, वो मतलब सूखा हुआ प्लांट कैसे क्या कहा जाता है? जैसे कि वो डेड प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्लांट्स में ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होती और वो प्लांट्स कोई भी प्रोसेस नहीं करता और वो प्लांट्स बेसिकली कुछ भी नहीं बनाता है, ना ही कोई खाना बनाता। तो इस वजह से वो प्लांट्स बेसिकली डेड होगा और हिरन जो है उस प्लांट्स के उन अपने खाने के लिए उस प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। लेकिन वो किस प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा? जो अपना खाना बनाता है। अंडरस्टैंड? मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है अपना खाना खुद बनाया जाता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसी दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए आश्रित रहा जाता है, मतलब आश्रित रहा जाता है का मतलब है कि वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। जैसे कि शेर अपने खाने के लिए हिरन के ऊपर डिपेंड होता है, ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए सब्जियों पर डिपेंड होता है। लेकिन जो सब्जियां होती हैं, जो पेड़ होता है, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन से हैं? जो कि अदर एनिमल से अपना खाना लेते हैं या अदर या बाहरी चीज से अपना खाना लेते हैं। आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। लाइफ प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस आपकी क्या चीज है। चलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखते हैं हम। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक में देखते हैं हम। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है ये हमारे एक ही होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जितने भी ऑल प्लांट्स होते हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने आप ही खाना बना लेते हैं। और जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। क्या कहा मैंने? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? देखिए, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपका बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड हेलोजोइक, ये हमारे 3 तरह के और लिविंग बींग्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, अंडरस्टैंड। अब ये 3 कैटेगरी में डिपेंड होते हैं। तो 3 कैटेगरी में किस तरीके से डिपेंड होंगे या डिवाइड होंगे ये? जैसे कि सेप्रो है और पैरासिटिक है। तो कुछ तो जो होते हैं वो मार कर खाते हैं, कुछ होते हैं वो मरे हुए को खाते हैं, कुछ होते हैं जो जिंदा को ही खा लेते हैं। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी हो जाती है, कोई भी लिविंग बींग्स, जैसे कि जब भी डेथ हो जाता है, जैसे एक ही कोई भी एनिमल डेथ हो जाता है तो वो सड़ने लगता है। वो क्यों सड़ने लगता है? वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से सड़ने लग जाता है। कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे फॉलो करते हैं? जो एनिमल्स बेसिकली होते हैं वो इसको बेसिकली ईट करते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से होंगे? कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? इन विच एनिमल आर ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं मैं, या मैं यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर सकते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं एनिमल की बात करूँ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, तो जब भी वो डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को खाएंगे तो वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। अच्छा, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया लगा लीजिए, फंगी लगा लीजिए, ये मोस्टली बेसिकली क्या करती हैं, ये आपकी मरे हुए को ही खाती है, मतलब मरे हुए एनिमल्स को ही खाती हैं। तो वो मरे हुए एनिमल्स को खाने के बाद कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी एनिमल किसी भी एनिमल को खाता है तो उसको मारता नहीं है, उसको जिंदा ही रखता है। जैसे कि ब्रेड पे कई बार फंगी आ जाती है या किसी भी प्लांट पे जो फंगी आ जाती है, वो फंगी जो होती है उस प्लांट को खाती है। जब वो प्लांट को खाती है तो वो प्लांट को मारती नहीं है, वो जिंदा प्लांट को ही खाती है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे शरीर पे भी कई बार फंगीज आ जाती हैं, तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर पे फंगीज के रूप में आते हैं वो हमारे शरीर को ही खाते हैं, लेकिन वो हमें बिना मारे हमारे शरीर को ही खाते हैं। तो ऐसे भी हमारे जो लिविंग बींग्स होते हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल जो होता है ईट विदाउट killing his या हर होस्ट, मीन्स सॉरी ऐसा मतलब एनिमल ईट्स विदाउट किलिंग देयर होस्ट, मतलब जो उनका शिकार होता है उनको बिना मारे ही उनको खाते हैं, वो हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स आता है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कौन सा होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होता है जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस में हर लिविंग बींग्स किसी को खाता है। जैसे कि हम जो होते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डियर हो जाता है एंड जैसे कि शेर हो जाता है, लायन हो जाता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, कैट हो जाते हैं, माउस हो जाता है, ये सारे के सारे होलोजोइक मोड ऑफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब जो कि कॉम्प्लेक्सिटी से किसी भी चीज को खाकर पचाते हैं, उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडरस्टैंड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कहने का मतलब क्या है, मतलब कि एक तो मरे हुए को खाते हैं, एक जिंदा को खा लेते हैं, एक किसी को पकड़कर मार कर उनको खाते हैं। मतलब कि उनका जो बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्सिटी मटेरियल होता है उनको अच्छे से पचा पाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होता है, उनके पास एक प्रोसेस होती है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो सीधी सी बात ये है कि कुछ प्रोसेसेस होती हैं, अगर उस प्रोसेसेस को वो फॉलो करता है कोई भी लिविंग बींग्स, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि इजेशन की प्रोसेस हो जाती है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन की हो जाती है, एसिमिलेशन की हो जाती है, इंजेशन की प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि पहले तो इंजेशन की होती है जिसमें हम खाना मुंह में लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, अच्छे से कॉम्प्लेक्स मतलब कि उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके फिर हम उसको स्वेलो कर लेते हैं। फिर हमारे HCl एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है वो उसको और ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर आगे जाके इस तरीके से जब भी प्रोसेस शुरू होती है किसी के अंदर, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है ह्यूमन बींग्स की होती है, जिसके अंदर आप बेसिकली ऐसे लिविंग बींग्स के अंदर जैसे कि एनिमल लाइन के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होती है। तो अभी जब भी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम करूंगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पढ़ाऊंगा, मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे अमीबा के ईटिंग की कहूँ कि अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशंस लेता है, तो वो हम किस में, पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक में करेंगे, वो हम आगे देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी सूचना और है आप सभी के लिए, हम जो हैं वो ओपन बुक एग्जाम्स के ऊपर वीडियो डालने जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हुए आप सभी को पता होगा कि हमारे जो है ओपन बुक एग्ज़ाम्स के जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारी अभी ये जो गवर्नमेंट ने जितना कहा है कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम्स होने जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए अभी कोई स्थिति बहुत ही क्रिटिकल चल रही है और खोलने का कोई भी हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो इसके चलते हुए स्टूडेंट्स की हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आई हैं कि ओपन बुक एग्जाम्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू गाइज।